हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ राठौर स्वागत करता हूं आपका पैराडॉक्स क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 11th क्लास की केमिस्ट्री। इट मीन्स आज हम 11th क्लास स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, आफ्टर 10th क्लास बच्चों के पास और पेरेंट्स गार्जियंस जो होते हैं इनके पास एक बहुत बड़ी समस्या होती है। वो समस्या क्या कि बच्चों के लिए कौन सा स्ट्रीम बिल्कुल बेटर होगा। तो इनके लिए वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं और डिसाइड भी नहीं कर पाते। जैसे आपको बताना चाहूंगा कि 3 स्ट्रीम होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तीनों स्ट्रीम्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट इन तीनों स्ट्रीम में जो साइंस है इनकी कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस है। तो हम साइंस ही क्यों चूज करें, हम साइंस ही क्यों लेते हैं, क्या होती है साइंस और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं कि ये साइंस क्या है, हम साइंस क्यों स्ट्रीम चूज करते हैं। देखिए, जैसे ये है साइंस। साइंस वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या? साइंस्टिया। साइंस्टिया एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और इनकी मीनिंग जो होती है वो होती है टू नो। टू नो या टू स्पेशल नॉलेज। देखिए, जो साइंस है ये साइंस की मीनिंग होती है किसी भी चीज को जानने या उनकी जो स्पेशल नॉलेज होती है उसी को हम साइंस कहते हैं। किसी भी चीज को जानना या जो जानने की इच्छा होती है या उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के ऊपर जो स्पेशल नॉलेज होती है उसी को साइंस कहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आमतौर पे बच्चे यूं सोचते हैं कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्टडी करता है उसे ही साइंस कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की स्टडी करे वो साइंस है। साइंस के लिए किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक पे यदि आपकी गुड होल्ड है, यदि उनके बारे में आपके पास स्पेशल नॉलेज है तो उसी को हम साइंस कहते हैं। साइंस डायरेक्टली रिलेटेड है हर एक फील्ड से, हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से। सब कुछ साइंस है। एवरीथिंग एवरीवेयर इज साइंस। हर एक कुछ ही साइंस है। तो देखिए, साइंस में जैसे मान लीजिए, इनको ऐसे समझिए कि खेतों में मजदूर यदि काम करते हैं, हल चलाते हैं, कारपेंटर फर्नीचर तैयार करते हैं, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो ये भी साइंस है। अब देखिए, जो कारपेंटर जो फर्नीचर तैयार करता है, जो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है, खेतों में जो हल चला रहा है, तो ये एक स्पेशल टेक्निक है। मतलब क्या है कि ये जो है कारपेंटर, ये कुम्हार, ये किसान, इन सब के पास स्पेशल नॉलेज है, अपने काम में ये परफेक्ट है, ये टेक्निक इसके अंदर है जिसकी वजह से ये अपने आप में स्पेशल है। तो ये भी साइंस है। आप कुछ भी करते हैं सब में साइंस है। साइंस ये कहती है कि उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक, उस फील्ड की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, उसी का नाम साइंस दिया गया है। तो इसीलिए साइंस जो है लिया गया है लैटिन वर्ड साइंस्टिया, जिसकी मीनिंग होती है टू नो और टू स्पेशल नॉलेज। देखिए, साइंस की डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं, साइंस साइंस इज द सिस्टमैटिक and organized body of knowledge which humans have gained through
ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। देखिए जो ये साइंस है, क्या कहना, साइंस इज द सिस्टमेटिक, किसी भी टॉपिक या किसी भी काम को यदि आप क्या करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। अब सिस्टमेटिक क्या होता है, रेगुलर पैटर्न, स्टेप वाइज, वन बाय वन हम काम को कंप्लीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक। जैसे आप स्टडी करते हुए 11th क्लास तक पहुंच गए, पहले आपने स्टडी किया होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह से स्टेप वाइज आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये है सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं है कि पहले आप 10th में, बाद में कभी 7th, कभी 6th, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टेप वाइज, वन बाय वन, स्टेप वाइज जो ये स्टडी है या कोई भी काम, कोई भी वर्क जो हम स्टेप वाइज करते हैं वो है सिस्टमेटिक। रेगुलर पैटर्न, स्टेप वाइज, वन बाय वन, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। कोई भी जो बॉडी है वो क्या है, कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स। जैसे इनको यूं समझिए, मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार जो है ईंटों से बनी है। ईंट किससे बनी है, मिट्टी से। अब मिट्टी के जो पार्टिकल्स है ये सारे अरेंज्ड होके एक बॉडी की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो ह्यूमन कहां से गेन किया है, एक्सपेरिमेंट्स करके और ऑब्जर्व करके। इसी को हम साइंस कहते हैं। तो फाइनली साइंस जो है ये क्या है, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो हमने ऑब्जर्व किया है और जो नॉलेज गेन किया है वही साइंस है। तो देखिए साइंस को समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा वर्ल्ड। वर्ल्ड जो है दो टाइप से होती है, एक है ग्रीक वर्ड और एक है लैटिन वर्ड। अब देखिए ग्रीक वर्ड हम किसे कहते हैं, क्या होता है ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक के लिए ऐसे समझिए, जब हम किसी भी वर्ड को दो पार्ट में स्प्लिट कर दे और दोनों की प्रॉपर मीनिंग हो, उसे हम कहते हैं ग्रीक वर्ड। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को यदि आप ब्रेक करते हैं तो ये बायो प्लस लॉजी, ये दो वर्डों से बना हुआ है। दो वर्डों से बना हुआ है। बायो, बायो की मीनिंग क्या है, लिविंग थिंग्स, और लॉजी की मीनिंग होती है टू स्टडी, टू स्टडी। तो बायोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है, बायो प्लस लॉजी, जो दो पार्ट में सेपरेट हो रहा है और दोनों की प्रॉपर मीनिंग निकल रही है, तो ये है ग्रीक वर्ड। तो बायोलॉजी को ऐसे डिफाइन आप कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। लैटिन, लैटिन वर्ड को रिफॉर्म किया जाता है, इट मीन सुधार किया जाता है। जैसे देखिए अभी अभी मैंने बताया था आपको ये साइंसटियर, साइंसटियर, और इस साइंसटियर को रिफॉर्म करके बनाया गया साइंस। ये है लैटिन वर्ड। यदि आप इनको स्प्लिट भी करते हैं, साइन प्लस एंस, तो इनकी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगी। तो ये है लैटिन वर्ड। तो ये दो वर्ड है, लैटिन और ग्रीक। तो लैटिन में हमेशा क्या किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है, और ग्रीक में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स को स्प्लिट किया जाता है, और स्प्लिट करने के बाद प्रॉपर मीनिंग निकल जाती है। इनको ऐसे भी समझिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए अपने कंट्री का नाम हिंदुस्तान। अब बताइए ये हिंदुस्तान क्या है, ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड। तो पहले इनको ब्रेक कीजिए, ये है हिंदू प्लस में स्थान। अब देखिए हिंदू की तो प्रॉपर मीनिंग निकल सकती है, बट स्थान की कोई मीनिंग नहीं। स्थान नहीं, स्थान, स्थान नहीं है जो प्लेस आप समझ रहे हैं। तो हिंदू प्लस स्थान, स्थान की कोई मीनिंग नहीं है, इट मीन्स ये लैटिन वर्ड है, लैटिन। देखिए अभी हिंदू से ये बन गया हिंदुआ, और हिंदुआ से बन गया ये हिंदिया, और हिंदिया से बन गया इंडिया। अब जो हिंदुस्तान वर्ड है इसको रिफॉर्म करके बनाया गया इंडिया, तो अपनी कंट्री का ही नाम है इंडिया, है ना। तो ये है लैटिन वर्ड। तो इसी तरह से ये लैटिन और ग्रीक। चलते हैं हम आगे। अब देखिए जो साइंस है
इसको हम क्लासिफाइड कर दें साइंस जो है ना 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट में सेपरेट किया गया। अब देखिए पहले हम ये देखते हैं फिजिक्स किसे कहते हैं, क्या होता है फिजिक्स। फिजिक्स एक देखिए जो फिजिक्स है ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या होता है नेचर और नेचर में होने वाली फिनोमिना की स्टडी करवाता है, इसे हम फिजिक्स बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इट्स कॉल्ड साइंस, सॉरी फिजिक्स, इट्स कॉल्ड फिजिक्स, इसे हम कहते हैं फिजिक्स। अब देखिए नेचर में जो होने वाली फिनोमिना है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, दिन रात में 24 घंटे होते हैं, वैसे एक्यूरेट बताऊं आपको 23 घंटे 56 मिनट और 54 सेकंड होते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे के इक्वल है। फिर 1 ईयर में 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब क्यों होती है सनराइज सनसेट क्यों होते हैं? मान लीजिए ये जैसे मौत के कुएं में बाइकर बाइक चलाता है, कैसे पॉसिबल है? अब ये वॉल है, ये स्टैंड कर रही है, कैसे स्टैंड कर रही है? रोड पे व्हीकल चल रही है, क्यों चल रही है और कैसे चल रही है? ये सब साइंस है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको साइंस में ही मिलेगा, और वो साइंस में, ये फिजिक्स में। फिजिक्स में कि ये नेचर और नेचर में होने वाली जो फिनोमिना है इनकी जो स्टडी करवाएगा, इसी को हम फिजिक्स कहते हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल स्टडी आप फिजिक्स की लेक्चर में की करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट। पहले देखिए ये बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री में चलेंगे। बायोलॉजी, अभी अभी मैंने बताया था आपको बायो प्लस लॉजी। बायो की मीनिंग है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स में क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स। और लॉजी की मीनिंग होती है टू स्टडी, टू एक्सप्लेन। बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग थिंग्स की हम स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स, इसी को हम कहते हैं बायोलॉजी। देखिए लिविंग थिंग्स में ये प्लांट्स और ये एनिमल्स, जो प्लांट्स की टोटल स्पीसीज है ये है 6 लाख, और एनिमल्स की जो ये 12 लाख ये। और जो न्यू डिस्कवर्ड स्पीसीज एवरी ईयर वो है 5000। हर एक साल 5000 न्यू स्पीसीज की खोज होती है। तो ये है। अब इसमें भी पार्ट बढ़ जाते हैं। जो प्लांट्स की स्टडी करवाता है उसे हम बोलते हैं बॉटनी, और जो एनिमल्स की स्टडी करवाता है उसे हम कहते हैं जूलॉजी। देखिएगा ये भी बायो के लेक्चर में। अभी हम चलते हैं फिलहाल केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं, क्या होती है केमिस्ट्री? फिजिक्स नेचर और नेचुरल में होने वाली फिनोमिना की स्टडी करवाता है। बायोलॉजी लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है ये मैटर और जो सब्सटेंस है उनके जो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की स्टडी करवाता है, उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जैसे मान लीजिए ये मार्कर है। अब मार्कर ये भी खुद में एक केमिस्ट्री है। लाइक एज एक पॉलीमर है, ये पॉलीमर का टाइप है, पढ़िएगा आप आगे। अब एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, इन सब की स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब की जो हम स्टडी करेंगे वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आप ऐसे कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस which deals with the study of compositions, structure and
देयर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो हम मेन स्टडी करेंगे वो करेंगे मैटर्स, मैटर्स की कंपोजिशंस, बनावट क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है और इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है। तो इन सब की जो स्टडी करेंगे उसी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। देखिए जो ये फिजिक्स है, इनका जो फादर है डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। केमिस्ट्री का जो फादर है वो एंटोनियो लेवोजियर, और जो बायोलॉजी का फादर है वो है अरस्तु। तो ये है फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब चलते हैं केमिस्ट्री को आगे प्रोसीड करते हैं। अब केमिस्ट्री जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मैटर से। अब मैटर हम किसे कहते हैं? देखिए जो मैटर है ये है एनीथिंग्स विच occupies space, mass and volume is called matter। आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में। देखिए ये सारे जो आज करवा रहे हैं ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार रिकैप भी हो जाएगा और जिस टॉपिक में डाउट है वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जनरल डेफिनेशंस है। तो मैटर का ये जनरल डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं कि एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। देखिए दूसरी डेफिनेशन और क्या है, दूसरी डेफिनेशन एक और मैं बताता हूं। अब जो सेंस ऑर्गन है ना, सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन है। तो इस सेंस ऑर्गन के द्वारा जो सेंसिटिव एक्टिविटी होती है उसे भी हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग्स विच पोजेस द सेंसिटिव activity through the sense organ, sensitive activity through sense organ। जो सेंस ऑर्गन के द्वारा सेंसिटिव एक्टिविटी होगी उसे भी हम मैटर कहते हैं। जैसे इनको यूं देखिए, मान लीजिए ये सेंस ऑर्गन और ये है सेंसिटिव एक्टिविटी। अब जो सेंस ऑर्गन है ये आईज है। आईज का काम क्या है? विजन, देखना। तो ये है विजन। अब देखिए विजन, जो भी चीजें दिखाई दे रही है ना सब कुछ मैटर है। फिर ईयर्स, ईयर्स क्या? इनसे लिसनिंग। अब जैसे आप साउंड को सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, तो ये जो साउंड प्रोपोगेट हो रही है कैसे हो रही है? तो ये गैसियस मीडियम के थ्रू, वैक्यूम में ये प्रोपोगेट नहीं होती, तो ये भी मटेरियल मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट हो रही है। फिर ये है नोज, नोज से स्मेल। अब देखिए जो गैसों की स्मेल होती है वो क्या होती है? डिफ्यूज होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द गैसियस मीडियम। तो ये भी मैटर में। अब स्किन है, स्किन के थ्रू हम क्या करते हैं? फील करते हैं। जैसे एयर है, एयर को ना तो हम देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, इसे हम फील कर सकते हैं, तो ये भी मैटर है। फिर ये है टंग, टंग से हम टेस्ट का पता लगाते हैं। ये सब है मैटर। तो मैटर की आप दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, एनीथिंग्स विच पोजेस द सेंसिटिव एक्टिविटी थ्रू द सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। अब देखिए हम मैटर को क्लासिफाइड करते हैं। मैटर को क्लासिफाइड करने के लिए 2 बेसिस है। एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनके अकॉर्डिंग मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैस। ये मॉडर्न केमिस्ट्री में लिक्विड और गैस को कंबाइंडली फ्लूइड कहा गया। इट मींस मैटर को मॉडर्न केमिस्ट्री में 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, सॉलिड एंड फ्लूइड्स। फिर फ्लूइड्स को क्लासिफाइड किया गया लिक्विड एंड गैस। फ्लूइड इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। इट मींस फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज को शो करती है। ए सब्सटेंस व्हिच पोजेस द फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, इट मींस कैन बी फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये बहुत सब्सटेंसेस जो है वो फ्लो कर सकती है, इसलिए इसे हम फ्लूइड कहते हैं। वैसे एक 4th और 5th स्टेट की भी खोज हो चुकी है। 4th स्टेट है मैटर की, वो है प्लाज्मा स्टेट, और 5th स्टेट है वो है सुपर कोल्ड सब्सटेंस। तो ये इनकी भी हम स्टडी करेंगे, पहले इसे हम क्लासिफाई करते हैं। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैटर को 2 पार्ट में, एक प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। अब देखिए जो प्योर सब्सटेंस है इसे भी क्लासिफाइड किया गया है, एक एलिमेंट्स और ये कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस नाम से क्लियर, प्योर वर्ड, जो एक ही टाइप के एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सिंपल सी बात, कोई भी चीज प्योर कब होती है? जब एक ही सब्सटेंस से बनी होती है तब वो प्योर होगी। 2 या 2 से अधिक मिल जाए तो मिक्सर हो जाएगी। तो ये मिक्सर है। अब मिक्सर को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एक है होमोजीनियस और नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस। अब देखिए एलिमेंट्स को भी क्लासिफाइड किया गया है। एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये फिर कंपाउंड, कंपाउंड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स ये मैटर को क्लासिफाइड किया गया। अब इनको हम 1 बाय 1 स्टेप वाइज स्टडी करेंगे। तो देखते हैं अब यहां से हम दोबारा मैटर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाइड हुए हैं और मिक्सर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में। फिर कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब देखिए मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब तीनों की स्टडी करते हैं। देखिए सॉलिड, सॉलिड में क्या, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। A substance which possesses the definite shape as well as definite volume is called solid. Liquid में definite volume, but indefinite shape,
A substance which possesses the definite volume but can't be possess the definite shape, जो definite shape को शो नहीं करता उसे हम लिक्विड कहते हैं। इट मीन्स इट्स शेप दे कैन बी पुट इन, इसे जिसमें भी रखा जाता है उसी शेप की हो जाती है। मान लीजिए जैसे ग्लास है, सिलेंड्रिकल शेप में है तो लिक्विड की शेप भी सिलेंड्रिकल हो जाएगी। फ्रस्टम शेप में है तो फ्रस्टम शेप में हो जाएगी। सेमीस्फेरिकल है तो सेमीस्फेरिकल शेप की हो जाएगी। इट मीन्स लिक्विड्स को आप जिस भी कंटेनर में, जिस भी बीकर में, जिस भी वेसल्स में प्लेस करते हैं वो उसी शेप की हो जाएगी। गैस indefinite shape and indefinite volume. A substance which can neither be possess the definite shape and nor the definite volume, जो ना तो डेफिनेट शेप को शो करता हो ना ही डेफिनेट वॉल्यूम को, उसे हम कहते हैं गैस। देखिए जो सॉलिड्स हैं, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है वो मिनिमम होती है। जैसे मान लीजिए ये वॉल है, दीवार, अब ये सॉलिड है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मिनिमम है, आपस में क्लोजली पैक्ड है कि ये सॉलिड है। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड वो लूजली बाउंडेड होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर में आप इजीली कोई भी बॉडी को पुटअप कर सकते हैं। जैसे मार्कर है, यदि हम इसे प्लेस करते हैं तो ये वाटर के इनसाइड जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में सफिशिएंट स्पेस है। और जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करती रहती है। तो ये है, तो सॉलिड की दूसरी डायमेंशन आप ऐसे भी दे सकते हैं, ए सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरएक्शंस एंड पोजेस द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between two or more than two particles is called solid. It means आप ऐसे कह सकते हैं strong intermolecular force, strong intermolecular force। और लिक्विड में less solid and more gas, इनकी जो फोर्स होती है ये less stronger देन सॉलिड और ये मोर स्ट्रॉन्गर देन गैस। और इनके पार्टिकल्स तो बिल्कुल रैंडमली मूव करती है, वेरी लेस। ये अब देखिए जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स इतने क्लोज्ड होते हैं, इतने क्लोज्ड होते हैं कि इनको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है वेरी लो। वेरी लो, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ये भी लो, बट गैस को आप इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये हाईली कॉम्प्रेस्ड होती है, हाईली कॉम्प्रेस्ड। इनके बाद देखिए जो सॉलिड है, सॉलिड की जो डेंसिटी होगी ना इज वेरी हाई। लिक्विड सिंपली हाई और वेरी लो। ये अब देखिए तो जनरल टर्म्स है, ये प्रॉपर्टीज में है सॉलिड लिक्विड गैस। बट ये सारी प्रॉपर्टीज को आप देखते हुए लास्ट में यदि आपसे पूछा जाए सॉलिड सॉलिड ही क्यों होता है, सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, गैस गैस क्यों होता है, तो देखिए इनके लिए एक डेफिनेशन बताऊंगा आपको। मान लीजिए एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी प्लास्टिक की बनी है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट चलिए रफली मान लेते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है। और जो रूम टेम्परेचर होते हैं, जो रूम टेम्परेचर वो क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2
98 केल्विन। ये भी बताऊंगा आपको कन्वर्ट करने के लिए। तो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। अब देखिए जैसे ये सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन ओनली 1 सेकेंड, यदि रूम की टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो क्या नेचर में एक भी प्लास्टिक की बॉडी एग्जिस्ट करेगी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी सॉलिड बॉडी मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होते लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अब आप ये सोच रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस यदि रूम की टेम्परेचर हो जाए तो हम ही एग्जिस्ट नहीं करते। वो डजेंट मैटर, ये बस हम सब स्टडी करने के लिए आपको बता रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो ये मेल्ट हो जाएगी, या नहीं तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो करके 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो भी ये मेल्ट हो जाएगी। तो ये सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। तो आप सॉलिड की दूसरी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, ए सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिड। जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, उसे हम सॉलिड कहेंगे। ग्रेटर देन कैसे? इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस है और रूम टेम्परेचर 25 है। यदि ये 100 हो जाए तो लिक्विड हो जाएगी। इसी तरह से अब लिक्विड में भी सेम है। लिक्विड में मान लीजिए ये वाटर है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ये है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर से रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। यदि रूम की टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? नेचर में जो ये वाटर का जो मेन जो सोर्स है, नदी, नाले, तालाब, कुआं, समुद्र, ये सब वाटर क्या हो जाएगी? वेपराइज हो जाएगी, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या वाटर नेचर में मिलेगी? नहीं ना। तो ये लिक्विड क्यों है? क्योंकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है ग्रेटर देन है रूम टेम्परेचर से, इसलिए लिक्विड है। और गैस जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लेस देन हो जाए रूम टेम्परेचर से, वो है गैस। देखिए जो रूम टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट होती है ना, उसी स्टेट को हम मेंशन करते हैं। जैसे कोई बॉडी रूम टेम्परेचर पे, जैसे सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, एलपीजी, सीएनजी, अमोनिया ये गैस है, तो रूम टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर की वजह से ही सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। अब इनको ऐसे लिख सकते हैं, तीनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, सॉलिड यदि इसे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करते ही क्या हो जाए? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि इसे आप क्या करते हैं? कूलिंग करते हैं, कूल करते हैं, तो दोबारा ये सॉलिड हो जाएगा। फिर लिक्विड को यदि आप हीट करते हैं तो ये गैस बनेगी, और गैस को कूल करते हैं तो ये लिक्विड बनेगी। तो देखिए तीनों स्टेट में जो है सब्सटेंस चेंज हो सकती है, बस किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। सॉलिड में मान लीजिए ये आइस है, आइस को आप हीट करते हैं तो ये वाटर बनेगी, वाटर को हीट करते हैं तो वेपर बनेगी, वेपर को कूल करते हैं तो लिक्विड बनेगी, और लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड बनेगी। तो तीनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। तो वाटर को जैसे हम हीट करते हैं तो वेपर बनती है। जो वेपर है ना, ये गैसियस स्टेट ऑफ वाटर है। वेपर और गैस में देखिए एक डिफरेंस बता रहा हूं आपको। अब वेपर हम किसे कहेंगे? वेपर लिक्विड की ही एक स्टेट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो ये वेपर बन जाती है। सब्सटेंस की एक स्टेट है वेपर, और गैस ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे भी आप वाटर को हीट करते हैं, वाटर को हीट कीजिएगा तो वेपर बनेगी। जो वेपर है वो गैस ही है, वेपर को हम गैस बोलते हैं। बट जो गैस है ना उसे हम वेपर नहीं बोलते। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अमोनिया गैस है, एलपीजी है,
CNG है, ये सब जो गैस है इसे हम वेपर नहीं बोलते। तो वेपर को आप गैस बोल सकते बट गैस को वेपर नहीं बोल सकते। तो इस तरह से ये है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर को जैसे हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स किसे कहते हैं? बताया था मैंने आपको कि एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों जो ना प्योर स्टेट है, प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट्स जो है ये क्या है कि एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी है, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन दे सकते हैं, ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ड्यू टू सेम टाइप, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स इट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो है ये क्या है? मेड अप ड्यू टू सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। जो एलिमेंट्स है इसे ना तो आप बना सकते ना ही नष्ट कर सकते हैं। इट कैन नाइदर बी बिल्ड अप एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसे आप बिल्ड अप कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाइदर बी बिल्ड अप एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये तो एलिमेंट्स जो है आज तक नेचर में, वैसे नॉन एलिमेंट्स जो है वो कितने 114, वैसे रिसेंटली 4 और की डिस्कवर हो चुकी है 118। आप 118 मान के चलिए। तो ये 118 एलिमेंट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए आपको पता ही होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कार्बन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये भी आपको बताऊंगा। फिलहाल ये एलिमेंट्स एक लाइन में जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बनी होती है उसे एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम बात करें कंपाउंड्स और मिक्सर। चलिए दोनों की कंबाइंड स्टडी करते हैं। देखिए कंपाउंड्स में क्या है, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को डेफिनेट प्रोपोर्शन में इंटरमिक्स करते हैं तो उनसे कंपाउंड बनती है। When 2 or more than 2 elements are combined to each other in a definite proportion then to form compound. Definite proportional. Definite proportional में अगर आप मिक्स करते हैं तो ये कंपाउंड्स हैं। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो ये है H2O। अब देखिए ये वाटर की फॉर्मेशन हुई है, तो वाटर की फॉर्मेशन के लिए 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अब देखिए इसकी जो रेशियो होगी वो है 2:16, इट मीन्स 1:8। अब वाटर की जो फॉर्मेशन होगी वो हमेशा और हमेशा 1:8 में होगी। इट मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसकी प्रोपोर्शनल चेंज होते ही कंपाउंड का नेचर ही चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये H2O2। अब देखिए एक ऑक्सीजन बढ़ते ही ये बनेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक एसिड है, तेजाब। अब देखिए एक ऑक्सीजन में तो ये वाटर है, वाटर का हम यूज क्या करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस एंड अदर, बहुत सारे यूजेज है। नो बॉडी कैन लिव विदाउट वाटर, हम ऐसे कह सकते हैं कि वाटर के बिना कोई भी लिविंग थिंग जीवित रह ही नहीं सकता। तो इनकी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट अब देखिए एक ऑक्सीजन इंक्रीज करते ये पर ऑक्साइड एसिडिक तेजाब, इसे आप छू भी नहीं सकते क्योंकि कोरोसिव नेचर को शो करता है। प्रोपोर्शनल को चेंज करते ही चेंज हो गया। इसी तरह से मान लीजिए ये है OH। अब OH, ये OH है, ये अल्कोहलिक, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। बियर, वाइन, रम, विस्की, ब्रांडी, वोडका, उनका फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए प्रोपोर्शनल चेंज करते हैं नेचर ही चेंज हो रहा है। तो फाइनली कंपाउंड्स के लिए आप कह सकते हैं 2 or more than 2 elements
आर कंबाइंड टू ईच अदर इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये डेफिनिट प्रोपोर्शन में होगा, तो इसे हम कंपाउंड्स कह देंगे। कोई भी कंपाउंड्स एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए ये NH3 है, ये CO2 है, ETC, ये सारे कंपाउंड्स हैं। अब मिक्सर में देखिए, मिक्सर में क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में, ये इनडेफिनिट प्रोपोर्शनल में, इनडेफिनिट प्रोपोर्शनल, इनडेफिनिट प्रोपोर्शनल में आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे इनको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये 1 लीटर वाटर है, अब आपको सिरप तैयार करना है, तो वो इसमें शुगर ऐड करते हैं। अब शुगर की क्वांटिटी कितना ऐड कीजिएगा 1 लीटर में, 100 ग्राम। क्या ये रूल है क्या 1 लीटर में 100 ग्राम चीनी ऐड करते हैं? क्यों हम 200 ग्राम ऐड नहीं कर सकते? क्यों 50 ग्राम हम ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई रूल थोड़ी है। ये तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि जो शुगर है ये स्वीटनर एजेंट, स्वीटनेस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो है आपको कितना स्वीट चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम शुगर की क्वांटिटी ज्यादा और कम करेंगे। तो कोई रूल तो नहीं है ना। तो मिक्सर में दो सब्सटेंस को मिक्स तो करते बट इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में, तो ये है मिक्सर। देखिए जो कंपाउंड्स होगा, कंपाउंड्स जो है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से इनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों गैस है, बट इनसे मिलकर जो ये वाटर बनती है लिक्विड हो गए, नेचर चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि नेचर ऑफ कंपाउंड्स आर डिफर फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट्स, अपने कंस्टिट्यूएंट्स से इसकी नेचर जो है डिफरेंट होती है। बट मिक्सर जो है, जो मिक्सर होती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मिड वे होती है। जैसे मान लीजिए ये वाटर है और ये शुगर है, शुगर की कैरेक्टरिस्टिक है स्वीटनेस। अब वाटर और शुगर को ऐड करते हैं तो क्या स्वीटनेस, जो स्वीटनेस की कैरेक्टरिस्टिक है वो हाइड हो जाएगी? नहीं ना, अब भी होगी बट मिडवे में होगी। तो ये मिक्सर के लिए है। कंपाउंड्स ये होमोजीनियस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। बट ये मिक्सर होमो और हेटरो दोनों हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों कैरेक्टर को शो करेगा। तो ये है कंपाउंड्स और मिक्सर। तो इस तरह से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सर। अब देखिए एलिमेंट्स को आप क्लासिफाइड करते हैं स्टेप वाइज, 1 बाय 1। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया जाता है 3 पार्ट्स पे, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। देखिए जैसे मेटल्स मैं बताऊंगा, मेटल्स का अपोजिट नॉन मेटल्स, और जो इन दोनों के बीच की कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करें उसे मेटलॉइड्स। तो चलिए पहले मेटल्स की हम बात करते हैं। देखिए अब मेटल्स हम किसे कहते हैं, क्या होता है मेटल्स? मेटल्स के लिए जैसे इसकी डेफिनेशन देनी होगी, तो जो एलिमेंट्स है, अभी भी मैंने बताया था कि नेचर में टोटल 118 एलिमेंट्स। इस 118 एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करता हो, उसे हम मेटल्स कहते हैं। इट मीन्स एन एलिमेंट्स which can be loss of one or more electron from their outermost orbit and completed its octet to form electropositive ion is called metals। देखिए इनको ऐसे समझिए, मेटल्स के लिए जो ये मेटल्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके ये पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करता है, इसे हम मेटल्स कहते हैं। बट ये लॉस क्यों करते हैं? चलिए थोड़ा सा इनको डीपली स्टडी करते हैं। जैसे पूरी केमिस्ट्री में एक 18 ग्रुप फैमिली है, 18 ग्रुप फैमिली है जिसे हम बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैस, या इसी को हम बोलते हैं इनर्ट गैस, या इसी का नाम है एरोजन
फैमिली, एरोजन फैमिली। नोबल गैस हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्शंस नहीं करते हैं। इनर्ट गैस, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो होती है। एरोजन फैमिली, देखिए नाम से क्लियर है, एरोजन, AER, ये है एयर, और जन प्रोड्यूसर। आप सोच रहे होंगे कि एयर की स्पेलिंग तो AIR है और मैंने लिख दिया AER। तो फ्रेंड्स, एयर की जो लैटिन लैंग्वेज में वो AER, ये AER होती है, इसकी मीनिंग होती है एयर। जैसे आपने पढ़ा होगा बायो में, एरोबिक, एनएरोबिक, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कलर, कलर की स्पेलिंग COLOUR, बट इसमें COLOR। बटर, BUTTER, बट इसमें BUTYR, ब्यूटायर। तो ये है। तो ये जो 18 ग्रुप फैमिली है, ये नोबल गैस है, ये किसी से रिएक्शंस नहीं करना चाहता। देखिए इसमें है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये है। इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है वो है 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसे हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं बच्चों, जीरो ग्रुप। अब देखिए, इनको ध्यान से समझिएगा, बेसिक टर्म्स है। जो ये नोबल गैस है, अब ये नोबल गैस में जैसे एटॉमिक नंबर ये लिख दिया मैंने, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपने पढ़ा होगा पहले बोर-ब्यूरी स्कीम, बोर-ब्यूरी स्कीम। एक ये बोर-ब्यूरी स्कीम होती है 2n की स्क्वायर, 2n की स्क्वायर, n इक्वल टू 1, 2, 3 एटसेट्रा। 2 इंटू 1 की स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 की स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 की स्क्वायर 18, 2 इंटू 4 की स्क्वायर इक्वल टू 32। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो हमें फिलअप करना होता है, इसी के बेस पे ये 2, 8, 18, 32। ये नेक्स्ट चैप्टर आपको ऐसी केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से, उसमें बिल्कुल डीपली आपको बताऊंगा। अभी बस मेटल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बता रहा हूं, डीपली बेसिक टर्म्स। अब देखिए जैसे ये हीलियम है, फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल फिलअप हो गया। नियोन 2 और 8, आर्गन 2, 8, 8, क्रिप्टॉन 2, 8, 18, 8। इसी तरह से सबकी निकालिएगा, ये 8 और ये 8। अब देखिए हर एक के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर। तो जब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट, ये ऑक्टेट। और जब 2 हो तो इसे हम कहते हैं डपलेट, ये है डपलेट और ये है ऑक्टेट। तो अब जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इसी की तरह बनना चाहते हैं, इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट बिल्कुल कंप्लीट है, ये रिएक्शन नहीं करता, ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता ना ही गेन करता है। बाकी अदर एलिमेंट्स जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करते हैं। तो अब जो लॉस करे वो मेटल्स है और जो गेन करे वो नॉन मेटल्स है। तो फाइनली ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करते हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एलिमेंट्स स्टेबल हो जाते हैं। तो चलते हैं यहां पे मेटल्स में। अब देखिए जो मेटल्स है इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3। अब देखिए 1 है, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इसे 7 नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा। तो लॉस करते ही क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। तो ये है मेटल्स। एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11।
281। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के 7 पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो ये लॉस करते ही Na पॉजिटिव। अब देखिए लॉस करते ही ऑक्टेट कंप्लीट होगी इनकी। तो ये मेटल्स है। तो मेटल्स की डेफिनेशन आप क्या दीजिएगा, एन एलिमेंट्स विच कैन बी लॉस ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड मेटल्स। ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 है, 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये 2 पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम है 13 है, 283, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये सारे हैं मेटल्स, इसे ही हम कहते हैं मेटल्स। और इनके अपोजिट नॉन मेटल्स में, जो नॉन मेटल्स हैं इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 ये है, और ये बनाता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए ये है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 है, 2, 7। अब 7 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करते ये F-। 7 और 1, 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है 8, 2, 6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये O2 माइनस का। नाइट्रोजन 7 है, 2, 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नाइट्रोजन 3 माइनस बनाएगा। तो इस तरह से ये नेगेटिव आयन बनता है। एन एलिमेंट विच कैन बी गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। इसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो ये नॉन मेटल्स और ये मेटल्स, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। अब देखिए जो मेटल्स है, अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव आयन बना है उसे मेटल्स कहते हैं। देखिए जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज है इसे टेबुलेट करते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी इनका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा नॉन मेटल्स। जैसे पॉजिटिव आयन था ये नॉन मेटल्स है। तो देखिए ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज को मैंने क्या किया, ये मेटल्स की जो स्पेलिंग है ना METALS, इसी के ऊपर सेट कर रखा है। देखिए एट फर्स्ट M से मेल्टिंग पॉइंट्स हाई। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स होगी वो क्या होगी, हाई होगी। सबसे ज्यादा होती है टंगस्टन की। टंगस्टन 4202 to 4500 डिग्री सेल्सियस। कुछ इसके एलोटॉप्स होते हैं जिसके 3500 to 3800। वैसे मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो टंगस्टन की ही होती है। मेल्टिंग पॉइंट पता ही होगा, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। स्पेशल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इन विच सॉलिड स्टेट आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स इज वेरी हाई। बस एकमात्र गैलियम ऐसा मेटल है, गैलियम नाम से क्लियर है, हथेली पे रखते ही ये मेल्ट कर जाते, गल जाता है। गैलियम गल जाता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करते हैं। बाकी जितने भी मेटल्स हैं सबके मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। फिर देखिए M से मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या है, हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, हैमर्ड इनटू थिन शीट्स।
मेटल को हम पीट पीट कर पतली से पतली शीट तैयार कर सकते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को आप पीट कर पेज से भी पतली शीट तैयार कर सकते हैं। गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो मैलिएबल प्रॉपर्टीज क्या है? मैलिएबिलिटी के लिए हम यूं कह सकते हैं, इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक एलिमेंट विच कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो उसे हम मैलिएबल बोलते हैं, प्रॉपर्टीज मैलिएबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ द मेटालिक एलिमेंट मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज को शो करता है। सबसे ज्यादा गोल्ड, मोस्ट मैलिएबल मेटल, मोस्ट मैलिएबल मेटल ये है। फिर देखिए ई से अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो ये है मेटल्स। फिर ई से ही है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए देखिए जो मेटल्स है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके जो है इलेक्ट्रॉन इनका फ्री होता है और इजीली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टर की डेफिनेशन से एन एलिमेंट्स विच कैन बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी मेटल्स है वो सारे के सारे कंडक्टर होते हैं। और सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर लैटिन नेम है अर्जेंटम। फिर देखिए ई से एलास्टिसिटी। जो मेटल्स है ये इलास्टिक है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, मतलब ब्रिटल नहीं है। जैसे इनका यूज भी देखिए, सॉकर, बाइक की सॉकर, गाड़ी की सॉकर, स्प्रिंग वगैरह जो है ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या किसी भी मेटल्स के ऊपर यदि आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होती है, बल्कि धीरे 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 वो बैंड होगी। ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलास्टिसिटी वैसे ये है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करती है और दोबारा फोर्स रिमूव करते एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। पढ़िएगा आप फिजिक्स में इलास्टिसिटी। तो फिलहाल जितने भी मेटल्स हैं ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। फिर देखिए टी, यहीं से सेट करता हूं मैं। टी से है टेंसाइल। टेंसाइल का दूसरा नाम है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अब डक्टिलिटी में क्या है? स्ट्रेच इनटू लॉन्ग थिन वायर्स। मेटल को स्ट्रेच करके पतली से पतली वायर तैयार कर सकते हैं। हम यूं कर सकते हैं, इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक एलिमेंट विच कैन बी स्ट्रेच इनटू लॉन्ग थिन वायर्स। सबसे ज्यादा डक्टाइल जो होता है, टेंसाइल होता है, वो होता है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर इट मीन 2000 मीटर। हेयर से भी पतली वायर होती है इनकी। तो हर एक मेटल्स को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स को, लेकिन गोल्ड की सबसे ज्यादा। तो गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड को AU लिखते हैं, ओरस से 2 किलोमीटर वायर खींच सकते हैं। यह टेंसाइल। टी से ही है टफनेस। टफनेस पार्टिकल से क्लोजनेस होगी, हार्ड होगा, क्लोज पैक होने की वजह से टफनेस कैरेक्टर को शो करता है। फिर देखिए ए से है एलॉय फॉर्मेशंस। एलॉय फॉर्मेशंस में जब 2 या 2 से अधिक मेटल्स को डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो उससे एलॉय की फॉर्मेशंस होती है। एलॉय हम बनाते क्यों हैं? मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। जैसे एग्जांपल के ये देखिए, जैसे स्टेनलेस स्टील, आपने देखा होगा ब्लेड,
ब्लेड जो है एक एलॉय है, ये स्टेनलेस स्टील है, कार्बन मिक्स करके इससे स्टील की हार्डनेस बढ़ाई गई है, और हार्डनेस बढ़ने की वजह से इनका यूज कटिंग टूल्स के रूप में किया जाता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्निको, ये तो नाम से ही क्लियर है, इसमें एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। तो दो या दो से अधिक मेटल को जब डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो ये है एलॉय फॉर्मेशन। एल से लस्टरस, ब्राइटनेस या शाइनिंग। जो मेटल है ये ब्राइटनेस, इट मीन्स लस्ट्रस कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। अब लस्ट्रस जैसे मान लीजिए जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड का ये जो एज है किनारा, ये मेटल्स की बनी हुई है, तो ये ब्राइटनेस कैरेक्टर को शो करता है ड्यू टू रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब में शाइनिंग होती है, स्पेशल शाइनिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं लस्ट्रस। एल से लाइट रिफ्लेक्टर, लाइट की रेज जब मेटल की सरफेस पे फॉल करती है तो ये उसे रिटर्न कर देती है, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शंस, और सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टर। जैसे आपने मिरर देखा होगा, मिरर का जो सरफेस है वो सिल्वर से कोट किया गया। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। थोड़ा सा याद दिला दो। रिफ्लेक्शंस की डेफिनेशन भी थी, व्हेन इंसिडेंट रे falls over the smooth or polished surface of metallic element, then it can be returned come back into same medium. It's called reflections of light. जब लाइट के किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो ये रिटर्न हो जाती है। यही रिटर्न होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शंस, और जो सरफेस होगा उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर। एल एस से होता है सोनोरस, स्पेशल साउंड। अब स्पेशल साउंड के लिए जो मेटल है, यदि आप किसी भी चीज को पीटते हैं उससे साउंड तो प्रोड्यूस होगी, बट मेटल में कुछ टाइम तक होती। जैसे स्कूल में बेल, या आप थाली को पीटते हैं तो उसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस होती है। यही जो स्पेशल साउंड होगी उसे हम सोनोरस बोलते हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है कुछ टाइम तक, तो ये सोनोरस। एस से सॉलिड स्टेट। जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटालिक एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट, मैंने मोस्ट ऑफ द कहा था, तो एक्सेप्ट मरकरी जो है, जिसे Hg लिखते हैं, लैटिन नेम हाइड्राजीरम, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। तो स्टूडेंट्स ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, और इसी को आपको रिवर्स करना नॉन मेटल्स में। जैसे देखिए इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, उसमें इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा। ये गुड कंडक्टर था, ये इंसुलेटर हो जाएगा। ये सॉलिड है, वो लिक्विड हो जाएगा। तो इस तरह से मेटल्स का अपोजिट हो जाएगा नॉन मेटल्स। अब देखिए मेटल और नॉन मेटल के बाद है मेटेलॉइड्स। देखिए मेटल में पॉजिटिव और नॉन मेटल में नेगेटिव, बट मेटेलॉइड्स क्या, जो बीच की प्रॉपर्टीज को शो करे। मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल, 50% मेटल्स 50% नॉन मेटल्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये तो हम यूं कह सकते हैं एन एलिमेंट विच पोजेस द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज between metals and non-metals, it's called metalloids. Like as arsenic, antimony, bismuth,
जर्मेनियम एटसेट्रा। आप देखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है वो सारे के सारे मेटल्स है, और जो राइट साइड वो नॉन मेटल्स, और जो बीच में वो है मेटलॉइड्स। ये दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करता है, मेटल भी और नॉन मेटल भी। तो इस तरह से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। चलिए लास्ट ये है, अब ये है कंपाउंड्स। देखिए कंपाउंड्स अभी भी मैंने बताया था आपको, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स के डिग्रेडेशन से ऑब्टेन्ड हो, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, कोल, एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन, ये सब जो फ्यूल्स है कहां से ऑब्टेन करते हैं आप? कभी आपने सुना है कि कहीं पेट्रोल की फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पे पेट्रोल बनाई जाती है, डीजल बनाई जाती है? क्यों नहीं सुना अब तक? क्योंकि ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे हम बना नहीं सकते। ये तो आज से लाखों करोड़ वर्ष पहले एनिमल्स, प्लांट्स की डेड बॉडी अर्थ के इंटीरियर कोर में कवर्ड हो गई थी, और धीरे 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 ये डिग्रेड हुई, और डिग्रेड होने के बाद ये फ्यूल्स की फॉर्मेशन हुई है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम एक लाइन ऐसे कह सकते हैं, ए स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ लिविंग थिंग्स such as plants and as well as animals, it's called organic compound। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की दूसरी आइडेंटिफिकेशन होगी which contains carbon atom, which contains carbon atom। जिस भी कंपाउंड में आपको कार्बन दिख जाए वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक्सेप्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़कर सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका अपोजिट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, इट मींस नॉन लिविंग थिंग सोर्स है। देखिए इसके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस। जैसे अभी भी मैंने कहा था कि आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन घरों में नहीं बना सकते। इसी बातों को देखते हुए एक थ्योरी आई हुई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब बाय एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड। बिल्कुल सही कहा था इन्होंने कि लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाना पॉसिबल है भी नहीं, आज भी नहीं है पॉसिबल। तो इन्होंने कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में हम नहीं बना सकते बाय एनी आर्टिफिशियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड, क्योंकि इसे बनाने के लिए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए, और जो है एक नेचुरल फोर्स की भी जरूरत होती है। उस नेचुरल फोर्स का नाम है मिस्टीरियस फोर्स, और वो फोर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो फोर्स केवल अर्थ एक हैवियर बॉडी है जो लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स को हैवीली कॉम्प्रेस्ड करके ये फोर्स प्रोवाइड करवाती है, और फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नहीं बना सकते। बट बर्जीलियस का एक स्टूडेंट था वोलर, इन्होंने क्या किया? लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया NH4CNO, अमोनियम साइनेट के नाम से जाना जाता है। इनको इन्होंने सिंथेसाइज करके, हीट करके ये बना दिया NH2CONH2, इसे हम बोलते हैं यूरिया। अब देखिए गुरु
बर्जीलियस ने क्या कहा था, नहीं बना सकते हैं, और जो उनका शिष्य जो स्टूडेंट उन्होंने बना दिया। तो इट मींस इनकी लिमिटेशंस हो गई थी। इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, यूरिया। यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये वॉलर ने बनाया था। बाद में इनके बाद बहुत सारे कंपाउंड को सिंथेसाइज कर और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिए गए थे। तो अब तो लाखों में 30-30 लाख कंपाउंड्स बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे इनऑर्गेनिक। तो फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपको याद रखना होगा जिसमें कार्बन कंटेंस हो से ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन के साथ क्या क्या हो सकता है, CHNOPS, ये सारे प्रेजेंट होंगे। इनऑर्गेनिक आउटर सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये इनऑर्गेनिक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर्स। लास्ट टॉपिक बच्चों, बोर्ड तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, ओके, कोई नहीं, लास्ट टॉपिक है, इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये मिक्सचर्स है। मिक्सचर्स में जैसे ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, मिक्सचर की डायमेंशन मैंने बता ही दिया था कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को इंडेफिनिट प्रोपोर्शनल में इंटरमिक्स करना है। अब देखिए होमोजीनियस, साइंस में ये होमो वर्ड जहां भी आ जाए ना, इनकी मीनिंग होती है सेम, और जीनस की मीनिंग होती है फेस। और हेटेरो वर्ड जो है ये डिफरेंट, डिफरेंट फेस। अब देखिए होमोजीनियस किसे कहते हैं? मान लीजिए ये वाटर है, और वाटर में हम क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। वाटर में जैसे शुगर ऐड करते हैं तो ये सिरप बनेगी। अब ये जो शुगर है कंप्लीटली सोल्यूबल हुई है, इसमें कंप्लीटली सोल्यूबल हुई है, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये शुगर पार्टिकल्स वाटर में सोल्यूबल होने के बाद इनकी साइज बहुत ही छोटी हो जाती है, 1 नैनोमीटर के इक्वल। इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो अब पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो सेम फेस है, और सेम फेस होगा तो उसे होमोजीनियस कहते हैं। देखिए जैसे ये लिक्विड, ये सॉलिड, और दोनों मिला के लिक्विड, पार्टिकल्स इसी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये हो जाएगा होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस में वाटर प्लस सैंड। अब जो है ये पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसे हम कह देंगे हेटेरोजीनियस। तो ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। या आप ऐसे भी कह सकते हैं होमोजीनियस में जब कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाए, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, तो उसे होमोजीनियस कहेंगे। और पार्शियली या बिल्कुल नहीं, नेग्लिजिबल है, डिजॉल्व करे तो उसे हेटेरोजीनियस कहेंगे। स्मॉल एक्सटेंट, जैसे सैंड कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, सॉइल पार्टिकल्स वो सोल्यूबल हो जाए, बट जो ये सैंड है सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये होमोजीनियस और ये हेटेरोजीनियस। फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था 11th क्लास। कैसी लगी आपको ये क्लास? आई थिंक, आई होप सभी बच्चों को सही सही समझ में आया होगा। तो आपको अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि साइंस आपसे चलेगी या नहीं चलेगी। साइंस आप चला सकते या नहीं चला सकते? बिल्कुल चलेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। बस आप डेली कंटिन्यू अपनी स्टडी कीजिए, और जो भी डाउट्स आ जाए, जो भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो आप लिंक में कमेंट कर सकते हैं, और उस डाउट्स को हम क्लियर भी करेंगे। और सारे टॉपिक को 1 बाय 1 स्टेप वाइज अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो आपको अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अच्छी तरह से स्टडी भी करनी है। लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, जो भी बेसिक टर्म्स हैं, ये कुछ रिलेटेड 9th क्लास से, तो 9th क्लास से ये रिलेटेड है, लेकिन ये रिकैप भी करवाया जा रहा है, और फिर ये 11th क्लास में भी इसकी जरूरत है। यहाँ पे डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 स्टेप वाइज अच्छी तरह से बताया जाएगा और करवाया भी जाएगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।